आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता या किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम अलग अलग पदार्थ लेंगे, जैसे चालक, विद्युतरोधी, वैद्युत अपघट्य, मिश्र धातु, विद्युतरोधी, है ना। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता और प्रतिरोध, ये दोनों हैं। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। संबंध कैसा था रो और आर के बीच? आप जान रहे हैं, आर समानुपाती था किसके? चालक की लंबाई के। आर समानुपाती था किसके? क्षेत्रफल के। तो हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक अनुपातिक नियतांक लगा। वही अनुपातिक नियतांक आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। और क्या है? एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है। चूँकि हम आर का मान ऑलरेडी ओम के नियम से हमने आर का मान निकाला हुआ था, तो आर का मान जब हम रख देंगे तो रो का मान ये मिलता है mn² टाउ। ठीक। रो किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता जो है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ना ही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। रो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति n, यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति को कौन दिखाएगा? n। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। और संबंध कैसा है? वृत्त क्रमानुपाती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी? कम। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी? अधिक। साथ ही देखो सेकंड रो वृत्त क्रमानुपाती है 1/n के फर्स्ट, और सेकंड रो वृत्त क्रमानुपाती 1/टाउ। टाउ क्या है? विश्रांति काल। विश्रांति काल किस पर डिपेंड करता है? आपका टेम्परेचर पे। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्रांति काल यानी 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय। तो जब ताप बढ़ाओगे तो जो लगने वाला समय वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्रांति काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और विश्रांति काल यदि कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या है? वह बढ़ जाती है। तो जनरली देखा जाए तो ताप के साथ संबंध कैसा है? ये ताप है ना, ताप के साथ संबंध कैसा है? ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पे क्या हो रहा है? विश्रांति काल कम हो रहा है तो प्रतिरोधकता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो जनरली देखा जाए तो ताप के साथ प्रतिरोधकता का संबंध कैसा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, मतलब समानुपाती का संबंध। लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए ये जो संबंध है वो अलग अलग आता है। तो उसी को हम देखेंगे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। चलिए इसके लिए मान लेते हैं, मान लो T0 ताप यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। 0 ताप पर मान लो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो R0 या प्रतिरोधकता है वो ρ0 से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। और अब हम टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे। अब हम टेम्परेचर को क्या किए? बढ़ा दिए। टेम्परेचर को बढ़ाने पर मान लो इसका प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का RT हो जा रहा है और प्रतिरोधकता कितनी हो जा रही है? ρT हो जा रही है। ठीक। तो अब आता है भाई कि प्रतिरोधकता में या प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हुई? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में वृद्धि। जैसे ही ताप बढ़ाया तो इन जनरल हम जान रहे हैं कि प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो कितना बढ़ा? तो हम वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम मान में प्रारंभिक मान को घटा देंगे। ये हो गया प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोधकता के लिए ρT माइनस रो है ना, रो ये हो गया कितनी वृद्धि हुई। ये सूत्र क्या बताएगा? ये माइनस साइन क्या दिखाएगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कितनी वृद्धि हुई। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कितनी वृद्धि हुई? तो इतनी वृद्धि हुई। ठीक है। अब ये जो वृद्धि है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये जो वृद्धि है वो समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के। ये जो वृद्धि है वह समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोधकता के। ठीक। साथ ही साथ ये जो वृद्धि हुई है वह समानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर में जो हमने वृद्धि की है। तो टेम्परेचर में जो वृद्धि की है उसके लिए हम T में
T0 को घटा देंगे, अंतिम ताप में प्रारंभिक ताप को घटा देंगे। यहाँ पे भी रो है ना, रो T माइनस रो 0 समानुपाती हो जाएगा किसके, T माइनस T0। समानुपाती किसके, टेम्परेचर में वृद्धि के, और समानुपाती किसके होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है उस अनुपात में जो अंतिम प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, अब दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम एक साथ लिख दें तो RT माइनस RO समानुपाती हो जाएगा किसके, RO और T माइनस T0, इधर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे रो T माइनस रो O समानुपाती हो जाएगा किसके, रो O T माइनस T0। ठीक, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आके यहाँ पे लग जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, RT माइनस RO बराबर, समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाता है अल्फ़ा करके। ठीक, अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लो, रो T रो 0 बराबर हो जाएगा किसके, अल्फ़ा रो O T माइनस T0। ये जो अनुपातिक नियतांक है यहाँ पे, अनुपातिक नियतांक, इसका पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक, या प्रतिरोध ताप गुणांक, दोनों है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों है। ठीक है, चलिए कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, यहाँ से लिख लेते हैं, RT माइनस RO बराबर क्या मिला हमको, अल्फ़ा RO और इधर इंटू T माइनस T0। ठीक है, और रो के लिए रो T माइनस रो 0 इज इक्वल टू मिला अल्फ़ा रो O T माइनस T0, सेम है ना दोनों। अब यहाँ पे हम इस अनुपातिक नियतांक का मान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान निकाल सकते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो अल्फ़ा एक साइड, बाकी चीज़ें पक्षांतर, तो ऊपर में हो जाएगा RT माइनस RO और नीचे आपका हो जाएगा RO T माइनस T0। यही प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक का व्यंजक है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो T माइनस रो O अपॉन रो O नहीं जी, रो 0 T माइनस T0। ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। और हम ये व्यंजक मिल गया प्रतिरोधकता ताप गुणांक का, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का यदि हमको व्यंजक मिल गया तो हम इसकी परिभाषा, मात्रक सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मात्रक, परिभाषा निकालेंगे बाद में, पहले देखते हैं मात्रक। अल्फ़ा का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा भाई, अंतर है प्रतिरोधकता में, है ना, प्रतिरोधकता में अंतर है, चाहे अंतर निकालो चाहे कुछ करो, मात्रक तो वही रहेगा जो प्रतिरोधकता का मात्रक रहेगा। बट ये नीचे देखो रो है, वह भी क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बच गया, किसका मात्रक, ताप का मात्रक, केवल ताप का मात्रक रह गया, है ना। तो ताप का मात्रक आप ऊपर पहुंचा दो बेचारे को, तो अल्फ़ा का मात्रक कितना होता है भाई, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति सेंटीग्रेड, ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ें, प्रति केल्विन या प्रति सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में लोगे तो सेंटीग्रेड बोलोगे, केल्विन में लोगे तो प्रति केल्विन, 1/केल्विन, 1/सेंटीग्रेड, ऐसा ये उसका मात्रक होता है। ठीक, प्रति केल्विन, प्रति केल्विन कितनी वृद्धि हो रही है, प्रति केल्विन, तो जिसके सापेक्ष देख रहे हो हमेशा क्या रहेगा, नीचे, तो इसीलिए प्रति केल्विन, प्रति सेंटीग्रेड।
चलिए, ये तो हो गया मात्रा की बात। अब हम परिभाषा निकाल देते हैं। परिभाषा निकालने के लिए यहाँ पे हम मानना शुरू करेंगे। अब मैं सीधा प्रतिरोधकता के व्यंजक को अच्छे से लिख देते हैं। रो इज इक्वल टू रो टी माइनस रो ओ है ना, अपॉन रो ओ इंटू टी माइनस टी। अब यहाँ हम मानना शुरू करेंगे कि मान लो जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है वह 1 ओम मीटर है। ठीक, माना कि ये परिभाषा के लिए हम ये गुणा भाग कर रहे हैं कि भाई माना कि रो इज इक्वल टू 1 है और टी माइनस टी ज़ीरो इज इक्वल टू भी 1 है। टी माइनस टी ज़ीरो यानी ताप में वृद्धि। ठीक, यदि ये दोनों 1 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, नीचे का ये भी 1 ऊपर का ये भी 1 बराबर क्या मिल जाएगा, तो रो टी माइनस रो ओ। रो तो हमने ऑलरेडी 1 मान रखा है ना, तो आर टी अल्फ़ा इज इक्वल टू हम सीधा क्या लिख सकते हैं, रो टी। ठीक है, अब परिभाषा सुनना। एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक, ये प्रतिरोधकता का माने क्या नहीं है, हमारा जो चालक है उसका प्रतिरोधकता कैसी है, एकांक। तो एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को कितनी वृद्धि करें हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली जो वृद्धि है उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। फिर से सुनना, रो 0 इज इक्वल टू 1 क्या दिखा रहा है कि हमने जो पदार्थ लिया है उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, एकांक। तो एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होगी वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक, ये हो गया परिभाषा। अब हम सीधा देखते हैं, ये आता है, ये प्रश्न लगभग आता है ना, इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको धातुओं के लिए देखते हैं सीधा। धातुओं के लिए क्या होता है, अब हमको केवल अल्फ़ा वल्फा का मान हमको पता चल गया है ना। अब धातु के लिए हम धनात्मक जो भी होगा, किसी के लिए धनात्मक होगा, किसी के लिए ऋणात्मक होगा, बस। अब हमको वही लाइन बस बोलनी है कि हाँ भाई इसके लिए धनात्मक होता है, इसके लिए ऋणात्मक होता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। धातुओं के लिए आप जान रहे हो, धातुओं में ताप बढ़ाओगे तो उसके इसमें वृद्धि होती है, तो यह मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। रो टी का मान जो है वो रो से ज़्यादा ही रहेगा, तो अल्फ़ा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, है ना। तो धातुओं के लिए अल्फ़ा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अल्फ़ा यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, अर्थात ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। धनात्मक होता है का मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो जनरली जो है धातुओं के लिए दो तरह से ये डायग्राम बनता है ना, कि कई धातुओं के लिए सीधा ऐसे, इधर हम ताप से डिनोट करें, इधर ताप कैसा लिखा रहा है, ये ताप हो गया, और इधर आपकी प्रतिरोधकता ये रो है, इधर आपका टी और इधर आपका रो। ठीक, तो ये मान लो टी ओ टाइम पर मान लो ये रो ओ का मान है ना, और फिर इधर टी बढ़ते जा रहा है तो उसके साथ ही साथ आपका रो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कैसा संबंध है, बिल्कुल समानुपाती का चिन्ह। जनरली धातुओं के लिए यही रहता है। ठीक, लेकिन कुछ के लिए आपका ऐसा भी हो जाता है, जैसे तांबे के लिए ये रहेगा तो अनुक्रमानुपाती, लेकिन बिल्कुल सीधी रेखा लाइन ना मिलके हमको कुछ इस तरह से मिल जाता है, इधर टेम्परेचर और इधर आपका रो। ये तांबे के लिए है, बढ़ रहा है यहाँ पे भी, लेकिन एकदम अनुक्रमानुपातिकली नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन। ठीक, तो धातुओं के लिए ये सारा मान निकालने के बाद हम धातुओं के लिए सीधा क्या लिखेंगे कि जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है धातुओं के लिए, धनात्मक होता है। अतः दोनों के बीच, इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है कि धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए या विभिन्न पदार्थों के लिए ताप और प्रतिरोधकता के बीच ग्राफ
ताप के साथ प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक के लिए ग्राफ के द्वारा वर्णन करें, व्याख्या करें, ऐसे आता है ये प्रश्न। तो ये धातुओं के लिए आपका इस तरह से ये 2 डायग्राम या कई बार ऐसे दे दिया जाता है और आपको निकालना रहेगा कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बीच यदि संबंध ऐसा दिखा रहा है तो कौन सा पदार्थ होगा। तो आप अगर ऐसा देखोगे तो आप बोलोगे भाई ये चालक है ना। चलिए अब बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं के लिए आपका जनरली ये आएगा, ये आपका धातुओं के लिए और ये स्पेसिफिकली मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातु बनाए इसीलिए जाता है ताकि ये जो एकदम प्रोपोर्शनल वाला संबंध ना मिल रहा है तो यहाँ पे हमको मस्त प्रोपोर्शनल वाला संबंध मिल जाए। तो जो शुद्ध धातु रहेंगे उसके लिए ये संबंध इस तरह का रहेगा। लेकिन अगर आपको सीधी रेखा दिख रही है यानी वो समझ जाना वो किसके लिए है, मिश्र धातुओं के लिए। और मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है ना। मिश्र धातुओं के लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। चलो अब एक मिनट, अब इन दोनों के बीच अंतर भी देख लो कि भाई धातु और मिश्र धातु, मतलब धातु जब हमारे पास ऑलरेडी था तो मिश्र धातु बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये धातुओं के लिए हो गया ये वाला और ये मिश्र धातुओं के लिए है। तो दोनों पॉइंट यहीं पे आ गया आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु और धातु में अंतर ये हो जाता है कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता है वह अधिक होता है ना, लेकिन जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है ना वो न्यून होता है, इससे कम होता है इसका भी, लेकिन इससे ये अधिक कम होता है। मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो है वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे धातुओं में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जल्दी बढ़ेगी, अधिक बढ़ेगी। लेकिन मिश्र धातुओं में क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता तो अधिक होता है लेकिन जो प्रतिरोधक ताप गुणांक यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए जनरली मिश्र धातुओं का प्रयोग ही आपके प्रतिरोधक बॉक्स हुआ या आगे आप पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, मीटर सेतु आएगा, उस सब में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी एक प्रश्न बनता है कि जनरली जो प्रतिरोधी बॉक्स है या मीटर सेतु है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसका कारण ही है कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता है वह अधिक होता है लेकिन प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है वो क्या होता है, न्यून होता है। इसका क्या मतलब है कि ताप बढ़ाने पर भी इसकी प्रतिरोधकता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो आपके पूरे प्रयोग के दौरान जो चालक हमने यूज़ किया है ना, मान लो इस चालक का हमको प्रतिरोध निकालना है, ऐसा हमारा कुछ है। अब इस चालक में ताप बहते रहेगा हमारे एक्सपेरिमेंट करते तक, तो ताप के कारण इसकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि है वो न्यून है चूँकि, तो इसलिए बढ़ेगी नहीं, तो हमको इसके एक्चुअल प्रतिरोधकता जो है वो मिलेगी। लेकिन यहीं पे अगर आप शुद्ध धातु ले लोगे तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कंटिन्यू धारा प्रवाहित होते रहेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। तो आप एक्चुअल प्रतिरोध है और एक्चुअल प्रतिरोधकता का मापन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसमें मिश्र धातुओं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 2। अब तीसरा आ जाते हैं हमारा अर्धचालक। एक तरह का चालक और कुचालक के बीच का ये पदार्थ होता है अर्धचालक। अर्धचालकों के लिए ना ये जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ऋणात्मक का मतलब ही है उल्टा संबंध है कि यहाँ पे ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता या प्रतिरोध दोनों ना, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कम हो जाता है, बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि ताप बढ़ा रहे हो तो धातु और मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता बढ़ रही थी, प्रतिरोध बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अर्धचालकों का इसीलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारा जितना आईसी सर्किट है उसमें सब में अर्धचालक, जैसे ही अर्धचालकों की खोज हुई सिलिकॉन और जर्मेनियम से अर्धचालक बनाते गए
तो उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अगर संबंध की अब ग्राफ की बात करें तो ये टेम्परेचर और इधर आप दिखाओगे प्रतिरोधकता रो, तो यहाँ क्या बोले आप, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ताप जब अधिक रहेगा तो प्रतिरोध न्यून रहेगा, है ना, उल्टा बनाते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम रहती है, तो देखो ताप अधिक है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ताप अधिक है लेकिन प्रतिरोधकता कम। ठीक, यहाँ पे ताप कम है लेकिन प्रतिरोधकता अधिक। यहाँ पे फिर ताप थोड़ा बढ़ा तो प्रतिरोधकता थोड़ा कम हो गई, फिर यहाँ पे ताप थोड़ा और बढ़ाए तो प्रतिरोधकता और कम हो गई, यहाँ पे और कम। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये अर्धचालकों के लिए आपका ग्राफ इस तरह मिलता है। तो केवल ग्राफ देके पूछेगा कि बताओ ये किस पदार्थ का है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये किसका है, अर्धचालकों के लिए है। वैद्युत अपघट्यों के लिए भी यही आता है, बताओ, है ना। चलो चौथा आ जाते हैं। अर्धचालकों के बाद हमारा जो विद्युत रोधी है, कुचालक है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ बेचारे ऐसे भी यूज़ आएगा नहीं, तो बस इतना जानो कि अल्फा जो है वो ऋणात्मक होता है। जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं ना, उनके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। और आखिरी विद्युत अपघट्य, यह अर्धचालक जैसा ही है। इसके लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचें तो वही जब प्रतिरोध कम है, टेम्परेचर जब कम है तो रो जो है अधिक रहेगा। इधर टेम्परेचर, इधर रो। देखो टेम्परेचर कम है तो रो अधिक रहेगा, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रो आपका कम होते जाएगा। तो इसके बीच ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये है धातुओं के लिए। किस किस के लिए, देखो धातुओं के लिए आपका इस तरह मिलेगा, मिश्र धातुओं के लिए इस तरह मिलेगा। अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य दोनों का लगभग वैसे एक है। अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य के लिए आपको ऐसा मिलेगा, और विद्युत रोधी ऐसे काम आता नहीं है। तो बस इतना याद रखना भाई कि उसके लिए जो प्रतिरोधक ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है।